Dear students, in today's video we shall talk more about latent heat. Latent heat के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन को समझ लेते हैं जिससे कि आप कैसा भी क्वेश्चन आए आपके सामने उसको आप आंसर कर सको. ओके, नो लैटेंट हीट का जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड. मतलब कभी कभी लिबरेट होता है या रिलीज़ होता है और कभी कभी एब्जॉर्ब होता है. ओके, अब ये दोनों ही चीज़ों को डिटेल में हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं. क्या बोला हमने? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब व्हेन यूनिट मास मतलब 1 kg 1 ग्राम वॉट एवर, इन बेसिकली वो 1 kg होता है, ऑफ एनी सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट चेंज होगा, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वॉट एवर. ओके, एंड दैट हैपन्स एट अ फिक्स टेम्परेचर. अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन होना चाहिए. क्योंकि अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, इसीलिए नॉर्मल होना ज़रूरी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का. तो बेटा ओवरऑल एक बार फिर से देखते हैं क्या है लैटेंट हीट का डेफिनेशन. इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आपको लैटेंट हीट का डेफिनेशन अगर कभी पूछा जाए तो आप बस इतना लिख दोगे. ठीक है, अब देखो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया दो तरह के लैटेंट हीट. एक है लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, ओके, और दूसरा लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ. जब आप बॉइलिंग कर रहे हो यानी आप क्या कर रहे हो, लिक्विड स्टेट को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो. ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से पास पास है और गैस के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं. तो जो भी आप एनर्जी यहाँ पर लगाते हो, आपको पता है कि लैटेंट हीट चेंज ऑफ स्टेट करवाता है, यानी जो भी एनर्जी सप्लाई हो रही है वो पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ चेंज ऑफ स्टेट में लग रही है. तो बेटा सीधी सी बात है कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा किसके पास होगी? लिक्विड को आपने हीट किया और वो गैस बना तो एनर्जी पूरी की पूरी चली गई गैस के पास. यानी कि अगर वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पर है, वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, या हम इसको एक बेटर टर्म दे देते स्टीम. ओके, और वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है. सेल्सियस एक स्केल ऑफ टेम्परेचर जिसके बारे में अभी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद. तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है और स्टीम जो कि वाटर का वेपराइज्ड फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है. थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि किसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टीम के पास ज़्यादा होगी या वाटर के पास ज़्यादा होगी. अब क्योंकि वाटर को हीट करके स्टीम बना इसलिए पूरी एनर्जी चली जाएगी स्टीम के पास. तो स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है और वाटर के पास कंपैरेटिवली कम एनर्जी है. दोनों का टेम्परेचर सेम है. तो एक बात और सामने आ गई, टेम्परेचर सेम का मतलब एनर्जी सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, तो इस डिस्कशन का बॉटम लाइन क्या आया कि अगर वाटर एट 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे वो बॉयल होना शुरू होता है और वो स्टीम बनता है. स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री रहेगा. अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, 100 का 100 ही है. यानी जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी अप्लाई की जा रही है वो काम आ रही है. और वो एनर्जी कहाँ जा रहा है? वो एनर्जी गैसियस स्टेट के पास जा रहा है. यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम दोनों को देखें तो स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है. ओके, अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन में. व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? अब लगाओ दिमाग, किसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है,
स्टीम के पास। क्यों है? लैटेंट हीट जो होता है वो पूरा स्टीम के पास आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है बताओ, सोचो जरा, एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है? यहाँ पर स्टीम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, स्टीम उस एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा गया है। स्टीम हैज़ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। कौन सा लैटेंट हीट? यहाँ पे कन्वर्जन क्या हुआ? वेपोराइजेशन, इसीलिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टीम इज मोर एनर्जेटिक देन बॉइलिंग वाटर। एकदम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में और सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रेजेंट करके बताया गया। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स दैन बॉइलिंग। इनफैक्ट ये जो सीवियर बर्न होता है ना, इस बर्न को कहते हैं स्कैल्डिंग। इतना भयंकर होता है कि पूरा स्किन को निकाल देता है। इट इज़ दैट डेंजरस। तो स्टीम causes more severe burn than water at the same temperature. Okay, now I hope you have understood that question. The next question I will take is latent heat of melting and fusion. अब बताओ, इसमें भी वैसे ही हो रहा है ना? मेल्टिंग में क्या है भाई? सॉलिड से लिक्विड। अब बताओ आप क्या करोगे? हीट करोगे कि कूल करोगे? आप करोगे हीटिंग। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वो मेल्ट होके बना वाटर, वो भी रहेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता। तो अब जो हीट आप लगा रहे थे या लगाया, उस हीट ने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, उस हीट ने चेंज ऑफ स्टेट किया। ओके, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो बेटा एनर्जी ज़्यादा किसके पास होगी? लगाओ दिमाग, एनर्जी ज़्यादा होगी वाटर के पास। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी? वाटर के पास। वाटर हैज़ मोर एनर्जी, जैसा अपन ने प्रीवियस वाले केस में देखा, बिल्कुल वैसे ही। तो बताओ, वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है आइस के कंपैरिजन में, तो कौन बेटर कूलिंग करेगा? भाई कूलिंग वो अच्छे से करेगा जिसके पास कम एनर्जी है, और वो है आइस। तो आइस विल कॉज बेटर कूलिंग। देखो, वाई इज आइस एट 273 के, इसके बारे में अभी आपको जानकारी मैं दूंगा। 273 के एक स्केल है, इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, वाई इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ओके, आइस ज़्यादा कूलिंग क्यों करवाता वाटर से? दोनों का टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी। आंसर मैंने आपको दे दिया। क्या बोला? व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इट एब्जॉर्ब्स हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। यानी वाटर के पास हीट ज़्यादा होती है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो आइस के पास हीट कम है। तो आइस एट 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। देयरफॉर ice causes effective cooling than water, hence the reason. आई होप ये 2 क्वेश्चंस ने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, अब उसको और थोड़ी क्लैरिटी मिले, इसकी वजह से मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द स्टेट चेंज ऑफ स्टेट? ये आपको आंसर ऑलरेडी आता होगा। टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज द हीट गिवन टू द मैटर इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, and this is called as latent heat. Okay, तो इस डिस्कशन में latent heat को लेकर के अपन ने बहुत सारी बातें क्लियर कर ली। Now let's take a question. During the conversion of water into ice, what will happen? पहले तो इसका जवाब दो। Energy will be absorbed or energy will be released? अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर या गैस, इन दोनों में क्या होता है बेटा? थोड़ा सा रिकैप करो जो अभी अभी डिस्कस किया। इन दोनों में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड को आप हीट कर रहे हो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो एनर्जी पूरी की पूरी लिक्विड के पास स्टोर हो जा रही है।
और लिक्विड को आप हीट कर रहे हो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो पूरी एनर्जी जा कर के वेपर में स्टोर हो जा रही है। अब सोचो अगर उल्टा हो रहा हो तो, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, अगर वाटर को ओके या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए, यानी उल्टा प्रोसेस हो रहा है, या फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, तो क्या होगा? वेल, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? लिबरेट होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लैटेंट हीट के डेफिनेशन में बताया था, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड मतलब रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब आपको ना बड़ा मतलब थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे आगे जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले उसके बारे में सुन करके। ओके, आप सोचो कि आप एक ऐसे आइस फैक्ट्री में गए जहाँ पर चारों तरफ आइस मैन्युफैक्चर हो रहा है, ओके, और चारों तरफ आइस पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर टेम्परेचर कैसा फील करोगे? या फिर मैं कहूँ कि गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा? आपका जवाब शायद ठंडा होगा कि मुझे ठंडा लगे क्योंकि चारों तरफ आइस है। बट स्टूडेंट्स, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आपको वहाँ ठंडा नहीं लगेगा, हल्का हल्का ल्यूक वार्म लगेगा, मतलब वार्मथ लगेगा, गर्मी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हल्का हल्का गर्मी की एहसास होगी। अब सोचो क्यों? वहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट? वहाँ हो रहा है वाटर एट 0 डिग्री इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री, और यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। यानी जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में एक डीकम्प्रेसर होता है, वो क्या करता है, वाटर को आइस में जब कन्वर्ट होने के बाद जो गर्मी होती है, फ्रिज के पीछे का पोर्शन, कभी आप वहाँ का जो एयर है उसमें अपना हाथ रखो थोड़ा ध्यान रखते हुए, तो आपको वहाँ थोड़ी गर्मी का आभास होगा। कारण यही है कि वाटर जब आइस बनता है तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। ओके, और ये एनर्जी क्या है? लैटेंट हीट। इट इज़ नथिंग बट द लैटेंट हीट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रीजिंग हो रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ओके, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी होगा। वाटर वेपर से वाटर यानी कि गैस टू लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी। यानी जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी एयर में आ जाता है। ठीक है, और एयर में आने के बाद एयर में वो वार्मथ अपने को फील होता है। ओके, एंड दिस अगेन कैन बी कॉल्ड एज द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? लैटेंट हीट। ओके, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, लैटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल है। लैटेंट हीट या तो रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। वाई? क्या बताया हमने कि व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, then the latent heat required is released into the atmosphere to reduce the quantity of heat in ice. ओके, तो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इसीलिए जहाँ आइस बन रहा है वहाँ हल्का हल्का आपको वार्मथ फील होगा, ठंडा नहीं लगेगा। दिस इज समथिंग वेरी एस्टॉनिशिंग बट इट इज़ अ फैक्ट स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट लैटेंट हीट। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब कोई भी चीज़ को मेजर करते हो, जैसे आप अपने लेंथ मेजर करते हो, ब्रेथ मेजर करते हो, तो बेटा स्केल यूज़ करते हो। वैसे टेम्परेचर के लिए भी एक स्केल का मदद लेना पड़ता है। ओके, अब स्केल जो स्केल आपके पास है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, आपने देखा होगा उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं लोअर एंड पॉइंट, एक को बोलते हैं अपर एंड पॉइंट। ओके, जो स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है उसमें 0 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होता है। ओके, तो वैसे ही स्केल्स ऑफ टेम्परेचर भी होते हैं, और ये जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है इसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट होते हैं।
अब क्योंकि टेम्परेचर से इसका रिलेशन है, इसीलिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड ले लिया गया, और वो स्टैंडर्ड है प्योर वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर वाटर को लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया गया, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, आप लोग जानते हो, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को ले लिया गया एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए 3 स्केल बनाए गए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिया। एक स्केल का नाम है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, साइंटिस्ट का नाम सेल्सियस था, ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल, इनका नाम फ़ारेनहाइट था जिन्होंने ये दिया। उसके बाद एब्सोल्यूट या केल्विन, केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये स्केल बनाया। अब इन लोगों ने क्या किया, सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर। फ़ारेनहाइट ने क्या किया, इसको लोअर को रखा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर को रखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन ने 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। इनफैक्ट ये जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों बोलते हैं, ये एक फिर से एक अलग डिस्कशन है, डिटेल्ड डिस्कशन है, जिसके बारे में इस क्लास में बात नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि तीनों स्केल में लोअर और अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ये जो स्केल्स हैं, ये स्केल में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में हो सकता है और केल्विन में भी हो सकता है। केल्विन में डिग्री नहीं लिखते, ठीक है। तो अब इन तीनों स्केल्स का आपस में रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है, और उस रिलेशन को लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स और रिलेशंस दोनों को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। We will talk about two relations. One is relation between Celsius and Fahrenheit scale, degree Celsius and degree Fahrenheit, okay? और दूसरा है between Celsius and Kelvin. अब ये जो रिलेशन है बेटा आपके सामने लिखा है, इसका डेरिवेशन है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरत नहीं है। C/5 इक्वल टू F-32/9। C मीन्स डिग्री सेल्सियस, F मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट, माने C मतलब C वाली वैल्यू, F मतलब F वाली वैल्यू, ओके। और ये जो रिलेशन है इसका है केल्विन स्केल इज इक्वल टू C प्लस 273, डिग्री सेल्सियस जो रहेगा उसमें 273 ऐड कर देना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ओके। अब बताओ K क्या है, C प्लस 273। तो यहाँ पर आपको बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर सेल्सियस स्केल, C निकालना है। तो K अगर C प्लस 273 है तो मैथमेटिकल रूल लगाओ, C क्या हो जाएगा, K माइनस 273। तो देखो यहाँ पर वही अप्लाई कर दिया गया। 200 केल्विन का क्या आएगा, K माइनस ओके 273 कितना आया, माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। 773 K का क्या आएगा, फॉर्मूला लगाओ, ओके। C इक्वल टू K मतलब 773 माइनस 273 कितना आया, 500। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरह के सम्स है, ओके। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, इसमें उल्टा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू केल्विन स्केल। तो केल्विन के लिए अपन ये फॉर्मूला K इक्वल टू C प्लस 273, तो C दिया है 27, तो K हो जाएगा C प्लस 273, 300 केल्विन। यहाँ डिग्री नहीं लिखना, ओके, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है। अब 300 डिग्री सेल्सियस, तो 300 प्लस 273 573 केल्विन, ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं पहले वाले रिलेशन पे, यानी कि इसमें C/5 इक्वल टू F-32/9। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोला, कन्वर्ट द फॉलोइंग 80 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो सोल्यूशन है वो इस तरह से करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखते, C/5 इक्वल टू F-32/9। अब बेटा यहाँ पर C की वैल्यू दी हुई है, राइट,
80 डिग्री सी, तो सी की जगह अपन 80 लिख देंगे। तो 80/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। तो ये कैंसिल हो गया 16 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा f माइनस 32 इक्वल टू 16 9 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 4 कैरी 5 144, 32 वहाँ ट्रांसपोज होगा तो f हो जाएगा 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। बी में क्या बोला गया? बी में बोला गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। फिर से फॉर्मूला वही, c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। अब f दिया है तो f की वैल्यू पुट करेंगे, तो c/5 इक्वल टू 77 माइनस 32/9। अब क्या आएगा ये आएगा c/5 इक्वल टू 77 माइनस 32 करेंगे तो 45 आएगा बाई 9, 9 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर मान लो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने को बोला तो भाई c आपको पता है और c और k में रिलेशन है, k इक्वल टू c प्लस 273, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। ओके, अब आपके टेक्स्ट बुक का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इज देयर, ये वाला क्वेश्चन, इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज़ द सेम इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल? तो क्वेश्चन का आंसर है यस। फाइंड करने बोला है तो कैसे करेंगे? तो बेटा अपन क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में सेम टेम्परेचर x ले लेते हैं। लेट x डिग्री सेंटीग्रेड बी इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नाउ फॉर्मूला है c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। तो हम लोग c और f दोनों की जगह x लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x/5 इक्वल टू x माइनस 32/9। अब आपको पता है कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो चलो करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160 आएगा। ओके, 5x को ट्रांसपोज करते हैं, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160, तो ये आएगा भाई 4x इक्वल टू माइनस 160, 4 से काटोगे तो 40 कटेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि माइनस 40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे स्टूडेंट्स, और आपको इजीली सॉल्व करना है।